दोस्तों सूरज ट्रेन के जनरल डिब्बे में ऊपर की सीट पर आराम कर रहा था। ट्रेन एक स्टॉप पे थोड़ी देर रुकती है और फिर से चलती है। तभी सूरज की नज़र अपने तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ती है। वो ना जाने कब आकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई थी। सूरज ने जब रागिनी को देखा तो हैरान हो गया। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही थी। उसके बदन पे एक सस्ती सी साड़ी थी। माथे पे न बिंदी और न मंगलसूत्र, कुछ भी नहीं था उसके पास। वो देखता है और उसके बारे में सोचने लगता है। तभी रागिनी की नज़र सूरज पे पड़ती है। सूरज दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है और सोचने लगता है कि रागिनी ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की, कि आज तक वो भी मेरे जैसे अकेले ही है। ये सब सोचने के बाद सूरज के दिमाग में न जाने कौन सा ख्याल आता है। वो ऊपर की सीट से उतर कर नीचे आता है और रागिनी के बगल में बैठे हुए लड़के को बोलता है कि भाई साहब, आप ऊपर की सीट पे चले जाइए, मुझे यहाँ पे बैठना है, आप मेरी ऊपर वाली सीट ले लीजिए। इतना बोलकर वो लड़का मान जाता है और लड़का उठकर सूरज की ऊपर वाली सीट पे चला जाता है। सूरज रागिनी के पास बैठते ही बोलता है, कैसी हो रागिनी? रागिनी खिड़की की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो? सूरज बोलता है, मैं भी ठीक हूँ, कानपुर जा रहा हूँ, त्योहारों की वजह से स्लीपर में टिकट नहीं मिला, इसके लिए जनरल में आना पड़ा। और तुम कहाँ जा रही हो? रागिनी बोलती, मैं भी कानपुर जा रही हूँ, माँ अभी बड़े भाई के पास कानपुर में ही रहती हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उनसे मिलने जा रही हूँ। ये सब बातें हो जाती हैं, दोनों में जैसे चुप्पी सी हो जाती है, दोनों कुछ बोलते नहीं हैं। तभी अचानक ट्रेन में एक कुल्फ़ी वाला आता है और सूरज उस कुल्फ़ी वालों को अपने पास बुलाता है और बोलता है रागिनी से कि रागिनी, कुल्फ़ी खाओगी? रागिनी ना में सिर हिला देती है। तभी सूरज उसको मनाते हुए, उससे रिक्वेस्ट करते हुए कि खा लो यार, तुम खाओगी तो तुम्हारे साथ मैं भी खा लेगा, मुझे पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फ़ी है। रागिनी इतना सुनते ही थोड़ा सा मुस्कुराती है। रागिनी जब मुस्कुराती है तो सूरज रागिनी के चेहरे की तरफ देखता है और उसको महसूस होता है कि रागिनी अपने आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। सूरज ये सब सोचते सोचते दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी रागिनी अपने आंसुओं को पोंछकर एकदम शांत स्वभाव से बैठ जाती है और फिर बोलती है, कुल्फ़ी खाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है। सूरज बोलता है, क्या शर्त है, बताओ क्या शर्त है? सूरज बोलता है कि कुल्फ़ी खाऊंगी मगर एक शर्त है। तो सूरज बोलता है, क्या शर्त है, बताओ, मगर कुल्फ़ी खा लो। रागिनी बोलती है कि मैं कुल्फ़ी खाऊंगी मगर पैसे मैं दूंगी। तभी सूरज कुछ नहीं बोलता है। रागिनी 2 कुल्फ़ी खरीद लेती है और एक कुल्फ़ी सूरज की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, ये लो कुल्फ़ी खाओ, और मैं भी अब कमाने लगी हूँ, एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिली है, 10,000 रुपये मिलते हैं मुझे। तभी सूरज उधर कुल्फ़ी खाते हुए बोलता है, रागिनी, तिलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपया दे रहा था। अगर वो पैसा ले लेती तो तुम आज किसी के पास नौकरी नहीं कर रही होती, तुम्हारे पास खुद का स्कूल होता और तुम खुद की मालिक होती। रागिनी ये बात सुनकर बोलती है कि अगर वो पैसा ले लेती तो मैं अपने ज़मीर को क्या जवाब देती। मेरा ज़मीर मुझे रोज़ ताने मारता कि जिस इंसान को छोड़ कर आई हो उसी के पैसे पर जी रही हो। रागिनी, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? रागिनी कुछ नहीं बोलती है। तो सूरज डर जाता है, वो दोबारा नहीं पूछता। तो थोड़ी देर के बाद रागिनी खुद बोलती है कि तुमने शादी कर ली क्या? तो सूरज उधर नाम में सिर हिला के वो भी मना कर देता है कि हाँ, हमने भी शादी नहीं की है और मैं भी अभी अकेला हूँ। ये बात सुनने के बाद थोड़ी देर दोनों के बीच खामोशी छा जाती है और उसके बाद सूरज भावुक मन में एकदम इमोशनल होके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलने लगता है कि रागिनी, मैं पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गया हूँ, पीना छोड़ दिया है हमने, और गुस्सा तो मुझे अब आता ही नहीं है। मैं लोगों को परेशान नहीं करता, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने पैसों का दबाव किसी को नहीं दिखाता, मैं किसी को ऊपर रौब नहीं दिखाता। मैं अब पहले से ज़्यादा सुधर गया हूँ।
तो रागिनी बोलती है, अब इस सब चीज़ों से क्या फ़ायदा? जब मैं आपके पास थी, आपको समझाती रहती थी, लेकिन आप मेरी एक भी नहीं मानते थे और अपनी मनमर्जी करते थे। आपके इसी बर्ताव की वजह से मैं कितना टेंशन में रहती थी और इसी टेंशन की वजह से मेरा 2 बार गर्भपात हो गया। और अगर मेरे बच्चे होते तो एक 8 साल का होता और एक 6 साल का होता। ये कहकर रागिनी रो पड़ी। जब बच्चों की बात सूरज सुनता है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो पुरुष था, वो अपनी आंखों को भीगने से बचा लेता है और अपने पलकों में आए हुए आंसू को अंदर ही पी जाता है और बोलता है, रागिनी, कभी कभी लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। मैंने तुमको कभी समझा ही नहीं, तुम्हारे साथ रिश्ते को कभी तवज्जो ही नहीं दिया। मैंने तुमको बहुत परेशान किया है, लेकिन रागिनी आज मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और अब तो माँ भी नहीं रही। जब माँ की बात सुनती है तो रागिनी को बहुत दुख होता है और वो बोलती है, माँ को क्या हुआ? माँ को तो मैं बहुत भली चंगी छोड़ कर आई थी, उनको कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी, उनको क्या हो गया इतनी जल्दी कैसे? तो इस बार सूरज अपनी आंखों को संभाल नहीं पाता, उनके आंसुओं को रोक नहीं पाता और रोते रोते बोलता है, माँ हर दिन तुमको याद करती थी और हमसे बोला करती थी कि बेटा बहू को घर ले आओ, लेकिन मैं उनको कैसे समझाऊं? तिलाक के बाद बहुएं घर नहीं आती। इतना बोलने के बाद सूरज एकदम रोने लगता है और अब तक कानपुर स्टेशन आ गया था। रागिनी ये सब सुन के वो भी इमोशनल होती है और कुछ नहीं बोलती है। तब तक ट्रेन रुक चुकी थी। रागिनी अपना बैग उठाती है और चल देती है। तभी सूरज उसको पूछता है, रागिनी वापस कब जाओगी? रागिनी बोलती है, कल सुबह 9 बजे। तो सूरज बोलता है, क्या मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मैं चाहता हूँ कि मैं स्लीपर का 2 टिकट ले लूँ और तुम्हारा भी ले लूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टिकट मेरे पैसे पे नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ जनरल में ही तैरने के लिए तैयार हूँ, तो बोलो कब मिलोगी? तो रागिनी अपना बैग उठाते हुए रिक्शे की तरफ, ऑटो की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, कल सुबह 9 बजे यहीं पर मिलूंगी। सूरज 2 दिन के लिए कानपुर गया था, लेकिन अपना एक दिन में ही अपना शेड्यूल चेंज करके अपनी कंपनी का काम निपटा के वो दूसरे दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पे आकर रागिनी का वेट करने लगता है। रागिनी उधर 9 बजे का बोलकर 10 बजे आती है और सूरज को देखती है तो बोलती है, अरे तुम अभी तक गए नहीं, मुझे तो लगा था कि तुम चले गए होगे। तो सूरज बोलता है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यहीं पे मिलूंगा, मैं तो सुबह 8 बजे ही आ गया था और आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे पता था कि आप ज़रूर आओगी और आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। रागिनी ये सब सुनकर हंसने लगती है और बोलती है कि चलो ठीक है, ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी है, चलो कुल्फ़ी खा लेते हैं। कुल्फ़ी खाने जाती है तो बोलती है कि कुल्फ़ी का पैसा मैं दूंगी। सूरज बोलता है, ठीक है, कुल्फ़ी का पैसा आप दे दो और टिकट मैं लेके आया हूँ, प्लीज़ इस टिकट के पैसे का मना मत करना, मुझे शर्मिंदा मत करना। तो रागिनी बोलती है, ठीक है, आप टिकट ले आओ, मैं कुल्फ़ी का पैसा दे देती हूँ, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। हंसते हुए दोनों कुल्फ़ी खाते हैं। तब तक उधर ट्रेन आ जाती है और फिर से एक शुरुआत होती है एक नए सफ़र का। इस सफ़र में 2 जिंदगियाँ आपस में मिलने वाली थी दोस्तों। जैसे ही ट्रेन चालू होती है, थोड़ा आगे बढ़ती है, रागिनी सूरज को देखती हुए बहुत उदास मन से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। रागिनी उसकी मनोदशा समझ जाती है और उसको पूछती है, क्या हुआ, क्यों इतना गुमसुम बैठे हो, कुछ बोलो ना यार। अरे एक दोस्त के नाते ही मेरे से बात करो ताकि अपना टाइम कट जाए, अपना सफ़र कट जाए। सूरज अचानक बोलता है कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। रागिनी ये सुनकर चौंक जाती है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। तभी सूरज की आंखों में आंसू आ गया और वो बोलने लगता है। अचानक इतनी सारी एक साथ बोल जाता है, इतनी सारी बातें एक साथ बोल जाता है कि रागिनी मुझे तू चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए चाहिए और तू मेरी ज़िंदगी में वापस आ जा प्लीज़। और गिड़गिड़ाने लगता है। रोशनी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसके आंखों से आंसू बहते रहते हैं और वो बोलता रहता है कि रागिनी मुझे तेरे साथ जीना है और तू मेरे ज़िंदगी में वापस आ जा प्लीज़।
मैं नहीं रह पाऊँगा अब तेरे बिना। मुझे एहसास हो गया तू कितनी अच्छी है। तेरे जाने के बाद मैं कितना अकेला हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी कितनी सूनी हो गई है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे पास आ जा। तो रागिनी उसके चेहरे की तरफ एकटक देखती रहती है और थोड़ी देर के बाद अपने सर का पल्लू थोड़ा सा ऊपर खिसका कर अपनी मांग में भरे हुए सिंदूर को सूरज को दिखाती है कि देखो, सिंदूर भर के आई हूँ और मुझे कल ही पता चल गया था कि तुम आज ऐसा ही करने वाले हो, यही सब बोलने वाले हो। मुझसे भी रहा नहीं गया, मुझे भी पता चल गया है कि मेरा हमसफ़र वापस लौट आया है और मुझसे भी अब अकेला ये ज़िंदगी नहीं कटेगी। तो मैं पहले से ही तैयार होके आई थी और मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे सब बोलने वाले हो। दोस्तों, ये सब सुनकर सूरज रोने लगता है, उधर रागिनी भी रोने लगती है। दोनों का रोना सुनकर डिब्बे के सारे लोग उन लोगों को ही देख रहे थे और ये सब देखते देखते सारे डिब्बों की आंखें, डिब्बों में जितने भी लोग थे सबकी आंखें नम हो गई थी कि देखो, एक तलाकशुदा पति और पत्नी 6 साल के बाद मिलने